नंबर 1। अध्याय 1 से 1 डू क्यूई महाद्वीप। मैं 5 अध्यायों के साथ 2 नए BTTH फैनफिक्स पोस्ट करूंगा। इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि आप लोग किसका पूरा अनुवाद मुझसे कराना चाहते हैं। धन्यवाद। BTTH विनम्र शुरुआत से डूडे तक। BTTH सम्राट यांग रवि। वोट के लिए मेरे संरक्षक के पास जाएं। पैट्रियन कॉम याओइक। डू क्यूई महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में उत्तरी जियामा साम्राज्य वो टैन शहर जियामा साम्राज्य का था। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला के निकट होने के अपने भौगोलिक लाभ के कारण इसने साम्राज्य के प्रमुख शहरों में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया था। सिटी लॉर्ड्स मेंशन और मित्तेल कबीले के अलावा सबसे शक्तिशाली स्थानीय ताकतें वो टैन शहर के 3 महान परिवार थे, जियो कबीले, जियाली कबीले और एओबा कबीले। हालांकि इन 3 कुलों में डूलिंग विशेषज्ञों की पुरानी पीढ़ी के निधन और इस तथ्य के कारण कि उनके वर्तमान कुलपिता दाडूशी चरण में स्थिर हो गए थे, वो टैन शहर पिछले दशक में जियामा साम्राज्य के प्रमुख शहरों के बीच रैंकिंग में सबसे नीचे गिर गया था। तेजी से आगे बढ़ो, बेकार मूर्खों का झुंड। क्या मैं तुम्हें महीने में 2 सोने के सिक्के सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम आराम कर सको? सुबह सुबह वो टैन शहर के दक्षिणी हिस्से में एक व्यापारिक फर्म के सामने प्रवेश द्वार पर 1 दर्जन मालवाहक वैगन चुपचाप खड़े थे। आलीशान पीले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने गोल पेट को सहलाते हुए मजदूरों के एक बड़े समूह को आग्रह कर रहा था जो व्यस्त रूप से आगे पीछे चल रहे थे। यह बहुत बड़ा धनलोलुप, क्या वह उसी माँ से पैदा हुआ है जिस माँ से पृथ्वी पर पूंजीपति पैदा हुए हैं? पीले लबादे वाले आदमी को देखकर, जो उसकी पीठ पर 200 पाउंड के भार से भी भारी था, लिन फेंग मदद नहीं कर सका लेकिन आंतरिक रूप से शिकायत कर सका। अतीत में पढ़े गए स्थानांतरण उपन्यासों के बारे में सोचते हुए वह अपने दिल में बड़बड़ाया, ऐसा क्यों है कि हर कोई जो स्थानांतरित होता है या तो एक प्रतिष्ठित परिवार में पहुंचता है या उन्हें ले जाने के लिए एक सशक्त प्रणाली प्राप्त करता है। लेकिन मैं, न केवल मेरा भौतिक शरीर सीधे डू क्यूई महाद्वीप में स्थानांतरित हो गया, बल्कि मैं 6 साल का बच्चा भी बन गया। अगर मैं पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं होता तो शायद मैं सड़कों पर भूख से मर जाता। यह सही है, लिन फेंग पृथ्वी से आए प्रवासी थे। मूल रूप से वह पृथ्वी पर कई दुखी श्रमिकों में से एक था। अपने स्थानांतरण के दिन वह हमेशा की तरह अपनी दिनचर्या में शामिल हो गया था, काम से निकलना, स्नान करना और सोने जाना, लेकिन तभी जाग गया और बेवजह खुद को डू क्यूई महाद्वीप में पाया। मामले को बदतर बनाने वाली बात यह थी कि उसका शरीर 6 साल के बच्चे जैसा हो गया था। उसके दुर्भाग्य को और बढ़ाते हुए वह भाषा नहीं समझ सकता था और उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण भूख से उसकी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से अपनी बेशर्म दृढ़ता के कारण वह भीख मांगकर जीवित रहने में सफल रहा। 13 साल की उम्र में 2 साल पहले उन्हें कुली की नौकरी मिल गई, जिससे अंततः उनका जीवन स्थिर हो गया। जैसे ही शाम ढलने लगी, लिन फेंग पीले कपड़े पहने उस आदमी के पास गया जो ट्रेडिंग फर्म छोड़ने वाला था और बोला, ओह बॉस, मुझे कल का ध्यान रखना है। क्या मैं 1 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? 1 दिन की छुट्टी ले लो। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 1 दिन की छुट्टी लेंगे तो कितना कम माल ले जाया जाएगा? क्या आपको लगता है कि आप उन 2 सोने के सिक्कों के हकदार हैं जो मैं आपको हर महीने भुगतान करता हूं? लिन फेंग के अनुरोध को सुनकर पीले वस्त्रधारी व्यक्ति अप्रसन्न हो गया और उस पर टूट पड़ा। अन्य जगहों पर 5 सोने के सिक्के मिलते हैं। अगर मैं बहुत छोटा न होता और वे मुझे काम पर रखने को तैयार होते तो कौन तुम्हारे लिए काम करने आता? बेशक लिन फेंग ने केवल अपने दिल में यह सोचने की हिम्मत की। वह इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था,
आखिरकार जीवित रहने के लिए उसे अभी भी इस नौकरी की जरूरत थी। उसने मुस्कुराते हुए अनुरोध किया, बॉस, मेरे पास वास्तव में कोई अन्य विकल्प नहीं है। कृपया उदार बने और इसे केवल एक बार स्वीकृत करें। ठीक है, इस बार मैं इसे मंजूरी दे दूंगा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, समझे? पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने चलने से पहले अधीरता से अपने गोल पेट को थपथपाया। धन्यवाद बॉस। अगले दिन सुबह सुबह वुटैन शहर से कई मील बाहर एक अनाम पर्वत शिखर पर सफेद धुंध की एक पतली परत लगातार उस क्षेत्र में छाई हुई थी जो ठंडने के बिना बनी रही। जैसे ही हल्की हवा चली, धुंध छंट गई, जिससे नीचे के परिदृश्य की झलक दिखाई देने लगी। पहाड़ पर एक छिपी हुई चट्टान के आधार पर लिन फेंग एक संकीर्ण गुफा के अंदर पालथी मारकर बैठा था। यह चट्टान एक खेती का स्थान था जिसे उसने सावधानी पूर्वक चुना था। चट्टान के उस पार बादल और धुंध घूम रहे थे और उनके नीचे इतनी गहरी खाई थी कि उसका तल दिखाई नहीं दे रहा था। इस स्थान तक जाने वाले एकमात्र रास्ते को अस्पष्ट करने के लिए लंबे समय से शाखाओं और पत्थरों से ढक दिया गया था, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी खेती बाधित न हो। लिन फेंग ने एक दिन की छुट्टी का अनुरोध किया था क्योंकि वह पूरे एक साल तक डूजी क्यूई के 9वें चरण के चरम पर था। अब वह डू क्यूई चक्रवात को संघनित करने और डू जेह की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहता था। वह महीनों पहले ही इसे तोड़ सकता था, लेकिन यह देखते हुए कि उसके पास क्यूई गैदरिंग पाउडर नहीं था, विफलता का जोखिम बहुत अधिक था, इसलिए उसने इसे आज तक के लिए स्थगित कर दिया था। इसके अलावा जियो यान, जो उसकी ही उम्र का था, पहले ही 15 साल का हो चुका था। मूल कहानी के अनुसार याओ लाओ जल्द ही सामने आएंगे। उसे जियो यान से पहले डूझे तक पहुंचना था, अन्यथा उसे जियामा साम्राज्य में खजाने पर दावा करने का मौका नहीं मिलता। एक बार जब लिन फेंग को लगा कि वह चरम स्थिति में है, तो उसने बुदबुदाया, मुझे सफल होना ही होगा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसने तेजी से डू क्यूई को अवशोषित करने की मानक विधि को सक्रिय कर दिया। तुरंत उसके चारों ओर की शांत हवा अचानक हिंसक रूप से तरंगित होने लगी। पीली सफेद डू क्यूई की लड़ियां एक विशेष गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के तहत हवा से रिसती हैं और लगातार लिन फेंग के मेरिडियन में डाली जाती हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके द्वारा ग्रहण की गई डू क्यूई सघन होती गई, जिससे उसकी मेरिडियन लबालब भर गई और उनका लगातार विस्तार होता गया। डू क्यूई के बढ़ते प्रवाह के साथ लिन फेंग का शरीर एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया जहां वह और अधिक अवशोषित नहीं कर सकता था। डू क्यूई के विस्तार ने उसके शिरोबिंदु और डेंटियन के माध्यम से तीव्र दर्द की लहरें भेजीं, जिससे उसका चेहरा पीड़ा से विकृत हो गया। जल्द ही लिन फेंग को एहसास हुआ कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। यदि उसने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो वह न केवल डू क्यूई चक्रवात को संघनित करने में विफल रहेगा, बल्कि अपने शिरोबिंदु को भी नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाएगा। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने परिचयात्मक डू क्यूई मैनुअल के निर्देशों का पालन किया और अपने मेरिडियन के भीतर सभी डू क्यूई को अपने डेंटियन की ओर बलपूर्वक संकुचित कर दिया। एक पल में उसके शरीर के भीतर उभरती डू क्यूई को एक तीव्र चूषण बल द्वारा खींचा गया, जो तेजी से उसके पेट के निचले हिस्से की ओर एकत्रित हो रहा था। जब सभी डू क्यूई उस स्थान पर एकत्र हुए तो वह सिकुड़कर केवल एक हथेली के आकार का रह गया था। मूल रूप से पीली डू क्यूई बिना किसी निश्चित आकार वाली गाढ़ी दूधिया सफेद अर्धतरल गैस में परिवर्तित होने लगी। यह डू क्यूई के वास्तविक डू क्यूई में परिवर्तित होने की घटना थी। डूजी क्यूई चरण में अवशोषित ऊर्जा को डूजी क्यूई कहा जाता था। हालांकि डूझे की ओर आगे बढ़ने के बाद अवशोषित ऊर्जा को वास्तविक डू क्यूई माना जा सकता है। हालांकि दोनों के बीच केवल एक अक्षर का अंतर था,
उनके बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी जितना विशाल था, बिल्कुल अतुलनीय। हालांकि क्योंकि डू क्यूई की तुलना में बहुत अधिक सौम्य था, लोग इसका उपयोग अपने मेरिडियन को साफ करने और अपने शरीर को संयमित करने के लिए करते थे, जब वे अभी भी शारीरिक रूप से कमजोर थे, जिससे भविष्य में डू क्यूई को अवशोषित करने की नींव रखी गई। इस चरण को डूजी क्यूई कहा जाता था। यह देखकर लिन फेंग ने अपने दांत पीस लिए, यह जानते हुए कि सफलता या विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वह अब अपने डेंटियन में अराजक डू क्यूई को एक स्वघूमने वाले डू क्यूई चक्रवात में संपीड़ित कर सकता है। यदि वह इस बार चक्रवात को संक्षिप्त करने में विफल रहा, तो वह डूजी क्यूई के 8वें चरण में वापस आ जाएगा, और डूजी को फिर से तोड़ने का प्रयास करने में उसे कम से कम 1 साल लगेगा। खुद को सुलझाते हुए लिन फेंग ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और एक बार फिर ऊर्जा को जोर से दबाया और चिल्लाते हुए कहा, डू क्यूई चक्रवात, मेरे लिए सघन हो जाओ। बूम! उसके शरीर के अंदर एक हल्की दबी हुई आवाज के साथ वह थकावट जिसने उसे लगभग सूखा दिया था, बिना किसी निशान के पूरी तरह से गायब हो गई। लिन फेंग ने राहत की गहरी सांस ली, उसका पहले से तनावग्रस्त दिल आखिरकार शांत हो गया। अब जब उनका डू क्यूई चक्रवात सफलतापूर्वक बन गया था, तो उन्होंने आधिकारिक तौर पर डू क्यूई खेती के प्रवेश द्वार के माध्यम से कदम रखा था। लगता है कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। अपने पहले प्रयास में डू क्यूई चक्रवात बनाने में सफल हुआ 15 वर्षीय डूझे जियामा साम्राज्य में इसे दूसरी श्रेणी की प्रतिभा माना जा सकता है। डूझे की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के बाद लिन फेंग धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने हल्के से सांस छोड़ी, अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने शरीर के भीतर विसर्जित कर दिया। आंतरिक विजुअलाइजेशन एक सहायक क्षमता थी जिसमें केवल डूजे स्तर और उससे ऊपर के लोग ही महारत हासिल कर सकते थे। जिसकी शक्ति जितनी अधिक होगी, वह अपनी आंतरिक स्थिति को उतनी ही अधिक स्पष्टता से समझ सकेगा। अपने मन को अपने पेट के निचले हिस्से पर केंद्रित करते हुए लिन फेंग ने हथेली के आकार के दूधिया सफेद चक्रवात को धीरे धीरे घूमते हुए देखा। इसकी परिधि के चारों ओर निहारिक दूधिया सफेद ऊर्जा की एक परत लघु तारा बादल की तरह लिपटी हुई है। छोटे चक्रवात को देखकर लिन फेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि इसका आकार छोटा था, लेकिन इसके भीतर मौजूद ऊर्जा उसके पिछले 9वें चरण डूजी क्यूई से कम 10 गुना अधिक मजबूत थी। उसके विचारों में थोड़ी सी हलचल के साथ दूधिया सफेद डू क्यूई का एक टुकड़ा चक्रवात से अलग हो गया और उसकी इच्छानुसार दिशा में बढ़ गया। चक्रवात को बार बार नियंत्रित करते हुए लिन फेंग ने थोड़ी देर तक उसकी गति के साथ खिलवाड़ किया और अंततः रुकने से पहले अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। फिर उसने अपनी चेतना अपने शरीर से वापस ले ली। उसकी कसकर बंद आंखें खुल गईं और 10 सेकंड से अधिक समय तक उसकी काली काली पुतलियों में एक दूधिया सफेद चमक टिमटिमाती रही और धीरे धीरे लुप्त हो गई। हालांकि उसने अपने डू क्यूई चक्रवात को सफलतापूर्वक संक्षिप्त कर लिया था, लिन फेंग अभी भी सच्चा डूझे नहीं था। आखिरकार उसे अभी भी अपनी विशेषतारहित डू क्यूई को एक ऐसे तत्व में परिवर्तित करना था जो उसकी अपनी आत्मीयता से मेल खाता हो। आगे बढ़ने की खुशी से होश में वापस आकर लिन फेंग ने खेती के तरीकों के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा भौहें चढ़ा लीं। डू क्यूई महाद्वीप पर खेती के रैंकों को 11 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया था। डूजी क्यूई, डूझे, डूशी, डाडूशी, डूलिंग, डूवांग, डूहुआंग, डूजोंग, डूजून, डूशेंग और डूडी। प्रत्येक रैंक को 9 सितारों में विभाजित किया गया था। डूजी क्यूई चरण के दौरान लोग आमतौर पर डूजी क्यूई को हवा से निकालने और इसे सीधे अवशोषित करने के लिए विशेष मार्गदर्शन विधियों का उपयोग करते थे।
हालांकि अप्रभावी, यह विधि डूजी क्यूई चरण में उन लोगों के कमजोर शरीरों के लिए उपयुक्त थी जो एक बार में बहुत अधिक डूजी क्यूई को अवशोषित नहीं कर सकते थे। हालांकि डूजे रैंक तक पहुंचने पर शरीर में जबरदस्त सुधार हुआ, जिससे यह अपरिष्कृत अवशोषण विधि अनुपयुक्त हो गई। इस प्रकार अनगिनत वर्षों की खोज के बाद पूर्ववर्तियों ने डू क्यूई खेती तकनीक विकसित की। समय के साथ लोगों ने इन तकनीकों को 4 मुख्य स्तरों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक को 3 उपस्तरों में विभाजित किया गया: स्वर्ग, पृथ्वी, काला और पीला। प्रत्येक स्तर को निम्न, मध्य और उच्च ग्रेड में विभाजित किया गया। डू क्यूई तकनीक के साथ खेती करने से न केवल किसी को विशेषतारहित डू क्यूई को आत्मीयता आधारित डू क्यूई में बदलने की अनुमति मिली, बल्कि उसने किसी की भविष्य की उपलब्धियों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए, हाई ग्रेड येलो क्लास तकनीक का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के पास लो ग्रेड येलो क्लास तकनीक का उपयोग करने वाले समान स्तर के किसी व्यक्ति की तुलना में काफी मजबूत डू क्यूई होगा। हालांकि उच्च स्तरीय डू क्यूई तकनीकें दुर्लभ थीं और इन्हें प्राप्त करना कठिन था। आम लोगों के बीच जो सबसे अच्छी चीज वे हासिल कर सकते थे वह हाई ग्रेड येलो क्लास तकनीक थी। डूजे तक पहुंचने वाले सामान्य लोगों को आमतौर पर अपने परिवार के बुजुर्गों से खेती की तकनीक प्राप्त होती थी। हालांकि यह सबसे अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन कम से कम यह एक गारंटीशुदा आधार था। लेकिन लिन फेंग एक प्रवासी था। डू क्यूई महाद्वीप पर उसके पास कोई तकनीक प्रदान करने वाला कोई बुजुर्ग नहीं था, न ही उसने कोई धोखाधड़ी जैसी प्रणाली जागृत की थी। जीवित रहना पहले से ही काफी कठिन था। खेती की तकनीक खरीदने के लिए उसे सोने के सिक्के कहाँ से मिलेंगे? हालांकि वह जानता था कि जिया मां साम्राज्य के भीतर कई खजाने थे, लेकिन वर्तमान में उसके पास उन्हें जब्त करने की ताकत नहीं थी। क्या मुझे जियानान अकादमी जाना चाहिए? लिन फेन ने सोचा, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। जियानान अकादमी जियामा साम्राज्य से बहुत दूर थी। कुछ वर्षों में जब वह वापस लौटा तो जियो यान ने संभवतः सभी अच्छी चीजें लूट ली होंगी, उसके लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। तो क्या मुझे किसी संप्रदाय में शामिल होना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद लिन फेंग ने इस विचार को खारिज कर दिया। जियामा साम्राज्य में कोई सार्थक संप्रदाय नहीं थे। एकमात्र सभ्य संप्रदाय यूलैन संप्रदाय का हॉल ऑफ सोल्स से संबंध था। वहां पानी बहुत गहरा था। थोड़ी देर तक विचार करने के बाद कोई उपयुक्त रास्ता न मिलने पर लिन फेंग ने धीरे से आह भरी, उठे और वुटैन शहर की ओर बढ़ गए। नंबर 2। अध्याय 2 से 2 दबा दिया गया। अरे, क्या तुमने सुना? कल यूलैन संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर व्यक्तिगत रूप से सगाई रद्द करने के लिए जियो कबीले में आए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने 3 साल का कोई समझौता भी कर लिया है। मैंने अभी इसके बारे में सुना है। ऐसा कुछ होने के साथ मैं वास्तव में यह देखना चाहता हूं कि जियोझान और उसका बेटा अभी भी सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा कैसे दिखा सकते हैं। यह कहने के बाद वह व्यक्ति मुस्कुराया। उसका चेहरा शार्डेन फ्रूट से भरा हुआ था। बिल्कुल, अगर यह मैं होता तो अपने कुल को अपमानित करने से बचने के लिए मैं मौके पर ही आत्महत्या कर लेता। वुटैन शहर के द्वार पर लिन फेंग ने यह दृश्य देखा और मन ही मन सोचा, तो यूलैन संप्रदाय कल सगाई तोड़ने आया था। कितने अफसोस की बात है, मैं पूरे दिन काम कर रहा था और पौराणिक सगाई रद्दीकरण दृश्य से चूक गया। लेकिन इस तरह से देखने पर याओ लाओ को जल्द ही सामने आना चाहिए, है ना? शहर और ट्रेडिंग कंपनी की ओर लौटते समय लिन फेंग ने अनगिनत लोगों को उसकी टूटी सगाई के लिए जियोयान का मजाक उड़ाते हुए सुना। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। इस स्थिति को देखते हुए यह लगभग निश्चित था कि जिया लाई कबीले और एओबा कबीले आग की लपटों को भड़का रहे थे।
इस घटना का उपयोग जियो कबीले को पूरी तरह से निराश करने के लिए कर रहे थे। हालांकि तथ्य यह है कि जियो यान का इतने सारे लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा था, यह भी काफी हद तक उसका अपना काम था। जब जियो यान के पास अभी भी अपनी प्रतिभा थी, तो उसने वुटैन शहर में अनियंत्रित रूप से चलने के लिए कई लोगों को नाराज करने के लिए जियोझान एक दाडूशी और कई दूसरे स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए शक्तिशाली रक्षकों पर भरोसा किया था। लिन फेंग भी एक बार जियो यान से दोस्ती करना चाहते थे, जो उनकी ही उम्र की थी। उसकी योजना करीब रहने की थी, और एक बार जब अगले 3 वर्षों में जियो यान की ताकत कम हो गई, तो वह कभी कभी उसे प्रोत्साहन के कुछ शब्द दे सकता था। इस तरह जब जियो यान अंततः प्रमुखता में पहुंच गया, तो निश्चित रूप से इसमें उसके लिए लाभ होंगे। दुर्भाग्य से उस समय जियो यान की प्रतिभा को जियो कबीले द्वारा पहले ही व्यापक रूप से प्रचारित किया जा चुका था। इसके अलावा जियो जान के बेटे के रूप में लिन फेंग की स्थिति के किसी भी व्यक्ति के पास वुटैन सिटी की प्रतिभा से बात करने का कोई मौका नहीं था। निरस्तीकरण, वैक्यूम हाथ। लिन फेंग को अचानक याद आया कि मूल कहानी में जियो यान की सगाई रद्द होने के अगले दिन उसे जियो कबीले के बाजार में एक लो ग्रेड ब्लैक क्लास 2 तकनीक वैक्यूम हैंड मिली थी। यह सोचकर लिन फेंग की आंखें चमक उठीं। ब्लैक क्लास 2 तकनीक हासिल करने का यह उनका सबसे अच्छा अवसर था, और उन्हें इसे जब्त करना था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और सीधे जियो कबीले बाजार की ओर भागा। पहुंचने पर वह कई स्टॉलों से गुजरा और अंत में एक कोने में रखे एक छोटे से स्टैंड पर काले लोहे के टुकड़े को देखा। अंततः यह मिल गया। लिन फेंग ने स्टॉल पर काले लोहे के टुकड़े को देखा। उसे इसके भीतर एक हल्की, अस्पष्ट आत्मा के उतार चढ़ाव का एहसास हुआ। उन्होंने राहत की सांस ली। लोहे का टुकड़ा काफी पुराना था, जंग से ढका हुआ था और सूखी पीली मिट्टी से धब्बेदार था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे इसे अभी अभी जमीन से खोदा गया हो। लेकिन लिन फेंग को पता था कि इसके अंदर एक लो ग्रेड ब्लैक क्लास 2 तकनीक थी। 2 तकनीक, जैसा कि नाम से पता चलता है, किसी को डू क्यूई को विशिष्ट मेरिडियन के माध्यम से प्रसारित करके अद्वितीय तरीकों से हेरफेर करने की अनुमति देती है, जिससे इसकी शक्ति काफी बढ़ जाती है। निःसंदेह खेती की तकनीकों की तरह डू तकनीकों को भी श्रेणियों में विभाजित किया गया था। हालांकि समान श्रेणी की खेती तकनीकों की तुलना में डू तकनीकें आम तौर पर कम मूल्यवान थीं। लिन फेंग ने अपना दिमाग स्थिर किया। यहाँ के सभी व्यापारी चालाक थे। जैसे ही वे किसी को किसी वस्तु में रुचि दिखाते देखते, वे तुरंत कीमत बढ़ा देते। वह नहीं चाहता था कि उसे मूर्ख समझा जाए, खासकर तब जब उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। कई 100 सोने के सिक्कों के मूल्य वाले महंगे जादू के टुकड़ों को छूने के बजाय लिन फेंग ने ब्राउज करने का नाटक करते हुए लापरवाही से कुछ पुराने सामान उठा लिए। जब उन्होंने डू क्यूई विशेषताओं के परीक्षण के लिए एक क्रिस्टल बॉल देखी, तो उन्हें अचानक याद आया कि उन्होंने पहले कभी अपनी डू क्यूई विशेषताओं का परीक्षण नहीं किया था। इसलिए उसने लापरवाही से एक को उठाया और स्टॉल के पीछे गंदे दिखने वाले भाड़े के सैनिक को देखकर मुस्कुराया। बॉस, यह कितने का है? 10 सोने के सिक्के। उस आदमी ने लिन फेंग के हाथ में मौजूद वस्तु पर नजर डाली और फिर उसके सादे कपड़ों पर यह निष्कर्ष निकाला कि वह अमीर नहीं था। उन्होंने उचित कीमत बताई। क्या आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं? उस आदमी ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। नहीं। विशेषता परीक्षण क्रिस्टल गेंदों की बाजार में हर जगह एक ही कीमत है। यदि आपको लगता है कि यह महंगा है, तो स्वयं एक खरीदे और इसे आकार में पॉलिश करें। ठीक है, लिन फेंग ने निराश होने का नाटक किया और अपना सामान खंगालना शुरू कर दिया। उसने 10 सोने के सिक्के इकट्ठे करके उन्हें दे दिए।
स्टॉल मालिक ने राशि की जांच की, फिर लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और लिन फेंग को जाने का संकेत दिया। लिन फेंग ने अपनी उत्तेजना को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली। फिर जैसे कि यह बाद में सोचा गया हो, उसने लोहे का काला टुकड़ा उठाया और लापरवाही से कहा, घर पर मेरी मेज थोड़ी डगमगाती है। क्या मैं इसे सहारे के रूप में उपयोग कर सकता हूँ? ठीक है, चले जाओ। मेरे व्यवसाय को यहाँ मत रोको। उस आदमी ने लिन फेंग के हाथ में मौजूद वस्तु पर नजर डाली और देखा कि यह सिर्फ एक घिसापिटा लोहे का टुकड़ा था जिसे उसने मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में बेतरतीब ढंग से उठाया था। अधीरता महसूस करते हुए उसने लिन फेंग को हाथ से हिलाया और एक तरफ धकेल दिया। लिन फेंग को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उस आदमी को धन्यवाद दिया, वस्तु ले ली और जियो क्लैन मार्केट छोड़ने के लिए तैयार हो गया। क्षमा करें, क्या आप वह काला लोहे का टुकड़ा बेच रहे हैं? जैसे ही उसने एक कोने का चक्कर लगाया, लिन फेंग की ही उम्र के एक काले कपड़े पहने युवक ने तेजी से उसका रास्ता रोक लिया और उस काले लोहे के टुकड़े की ओर इशारा किया जिसे लिन फेंग अभी अभी अपने कॉलर में दबाने ही वाला था। लिन फेंग ने ऊपर देखा और तुरंत उस युवक को पहचान लिया, यह जियो यान था। आश्चर्य के एक संक्षिप्त क्षण के बाद उसने तुरंत अनुमान लगाया कि यह संभवतः याओ लाओ था जिसने काले लोहे के टुकड़े के अंदर कुछ महसूस किया था। हालांकि जब उसकी नज़र जियो यान के बगल वाली युवती पर गई तो उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लड़की का आचरण ठंडा और उदासीन था, ताजे खिले कमल के समान निर्मल। अपनी कम उम्र के बावजूद उसमें पहले से ही एक परिष्कृत अलौकिक आभा झलक रही थी। उसकी सुंदर आकृति आकर्षक आकृतियों को प्रदर्शित करती थी, जिससे यह कल्पना करना कठिन हो जाता था कि बड़ी होने पर वह कितनी लुभावनी सुंदर हो जाएगी। लिन फेंग ने मन ही मन सोचा, क्या यह जियो शुनर है? वह सचमुच काफी सुंदर है। लेकिन दुर्भाग्य से अब उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करना मूल रूप से असंभव है। वह तुरंत अपने विचारों से बाहर निकला और जियो यान से कहा, नहीं बेच रहा हूं। जियो यान ने लिन फेंग के कपड़ों पर नजर डाली और फिर लापरवाही का अभिनय करते हुए कहा, मेरे परिवार की मेज थोड़ी असमान है और मुझे इसे सहारा देने के लिए कुछ चाहिए। आपके हाथ में वह लोहे का टुकड़ा बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं आपको इसके लिए 5 सोने के सिक्के दूंगा। आप क्या सोचते हैं? परिचित शब्द सुनकर लिन फेंग के होंठ कांपने लगे। ऐसे अभिनय कौशल के साथ अगर मैंने मूल उपन्यास नहीं पढ़ा होता तो शायद मैं वास्तव में मूर्ख बन गया होता। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं बेच रहा हूं। क्या वह भी इस काले लोहे के टुकड़े का रहस्य जान सकता है? लिन फेंग के इनकार को सुनकर जियो यान को आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि याओ लाओ ने उसे क्या बताया था कि इस लोहे के टुकड़े में कम से कम एक ब्लैक क्लास 2 तकनीक थी। जियो कबीले में उच्चतम श्रेणी की तकनीक केवल उसी स्तर पर थी जिसने इसे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बना दिया। इसके अलावा इस समय जियो यान को अभी भी परे की विशाल और असीम दुनिया को देखना बाकी था और उसकी दृष्टि अभी भी सीमित थी। ब्लैक क्लास 2 तकनीक का प्रलोभन बिल्कुल अनूठा था। इसके अलावा उसके सामने वाला युवक सादे कपड़े पहने एक किशोर लड़का था जिसमें किसी उल्लेखनीय पृष्ठभूमि का कोई संकेत नहीं था। इसे ध्यान में रखते हुए जियो यान ने अपना गला साफ किया और अपना परिचय दिया, मुझे अपना परिचय दें। मैं जियो यान, जियो झान का बेटा, एक 5 स्टार दाडूशी और जियो कबीले का प्रमुख हूँ। मैं जियो कबीले का तीसरा युवा स्वामी भी हूँ। फिर उनका स्वर बदल गया, हाल ही में वो टैन शहर काफी अराजक रहा है। अगर कोई लापता हो जाता है तो यह उतना आश्चर्य की बात नहीं होगी।
आप शायद अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहेंगे। याओ लाओ ने स्टोरेज रिंग के भीतर से स्थिति का अवलोकन करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार योग्यतम की उत्तरजीविता डू क्यूई महाद्वीप का मूल सिद्धांत था। इस दुनिया में ऐसी घटनाएं बहुत आम थीं। इसके अलावा लिन फेंग डू क्यूई के 10 चरणों वाला केवल एक कमजोर व्यक्ति था और किसी भी वास्तविक खतरे में नहीं था। इस जबरदस्त धमकी का सामना करते हुए लिन फेंग को गुस्से की लहर महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी कमजोरी को जानते हुए इसे दबा दिया। फिर उन्होंने कहा, चूंकि तीसरा युवा मास्टर इसे खरीदना चाहता है, मैंने मूल रूप से इसके लिए 10,000 सोने के सिक्के दिए थे, इसलिए मैं इसे आपको लागत पर बेचूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? 10,000 सोने के सिक्के? अरे क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? जियो यान ने व्यंग्य किया। जब वह पहले लकड़ी तत्व वाले प्रथम रैंक मैजिक कोर की खोज कर रहा था, तो याओ लाओ ने उसे लोहे के टुकड़े के बारे में सचेत किया था। हालांकि दूरी और बाजार के शोर के कारण उसने विक्रेता के साथ लिन फेंग की बातचीत को स्पष्ट रूप से नहीं सुना था। लेकिन लिन फेंग की पोशाक को देखते हुए ऐसा नहीं था कि वह 10,000 सोने के सिक्के खरीद सकता था। स्पष्ट रूप से लिन फेंग उसके साथ एक आसान निशान की तरह व्यवहार कर रहा था। लिन फेंग ने अपना गुस्सा दबाया और पूछा, फिर आप क्या चाहते हैं? यहाँ 100 सोने के सिक्के हैं। मुझे लोहे का टुकड़ा दे दो। यह सुनकर लिन फेंग को जियो यान को मुक्का मारने की अत्यधिक इच्छा हुई। एक लोग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक का मूल्य कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर है, फिर भी यह आदमी इसे जबरदस्ती सिर्फ 100 में खरीदना चाहता है। यह सरासर बदमाशी है। लेकिन इस समय जियो यान का पलड़ा भारी था। लिन फेंग विरोध करने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल अपने दांत पीस सकता था, सिक्के स्वीकार कर सकता था और लोहे का टुकड़ा सौंप सकता था और निराशा के साथ चला गया। इस समय उसे कभी भी ताकत की इतनी लालसा नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। स्टोरेज रिंग के अंदर याओ लाओ ने लिन फेंग को जाते हुए देखा और आह भरते हुए कहा, अपनी स्थिति का तुरंत आकलन करने और स्वेच्छा से अपने पास पहले से मौजूद किसी चीज को छोड़ने में सक्षम होना, यह लड़का सरल नहीं है। उस गुफा में वापस जहां उसने डूझे तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लिन फेंग अभी भी गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में बुदबुदाया, जियो यान, बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपना बदला अवश्य लूंगा। शांत होने के बाद लिन फेंग ने पहले खरीदी गई क्रिस्टल बॉल को पुनः प्राप्त किया, उसे कसकर पकड़ लिया और उसमें डू क्यूई डाल दी। जैसे ही उसकी डू क्यूई ने क्रिस्टल बॉल में प्रवेश किया, भीतर से एक चमकदार लाल चमक उभरी, जिसने गुफा की भूरी सफेद पत्थर की दीवारों को उग्र रंग में रोशन कर दिया। अग्नि विशेषता। खैर, यह बुरा नहीं है। तीव्र लाल चमक देखकर लिन फेंग ने क्रिस्टल बॉल को दूर रखने की तैयारी की, लेकिन तभी उसने उग्र चमक के भीतर टिमटिमाती हरी रोशनी का एक हल्का निशान देखा। हरे रंग की उस लकीर को घूरते हुए लिन फेंग अपने आप को रोक नहीं सके और बोले, आग और लकड़ी के गुण। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत आनंदमय हो गई। आग और लकड़ी दोनों गुणों के साथ स्थानांतरण से प्राप्त शक्तिशाली आत्मा धारणा के साथ, इसका मतलब था कि उसके पास एक कीमियागर बनने की प्रतिभा थी। जैसा कि नाम से पता चलता है, कीमियागर एक कड़ाही का उपयोग करके विभिन्न चमत्कारी गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम थे। यदि किसी गुट के पास एक कुशल कीमियागर होता, तो वे तेजी से अपने शिष्यों की ताकत बढ़ा सकते थे, चोटों को ठीक कर सकते थे और लगातार शक्तिशाली विशेषज्ञों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते थे, जिससे उनका प्रभाव काफी बढ़ जाता था। इस कारण से प्रत्येक कीमियागर ऐसा व्यक्ति था जिसे सभी ताकतें जीतना और उसका पक्ष लेना चाहती थीं। नंबर 3,
अध्याय 3 से 3 क्लियूशी की हत्या। कीमियागरों को इतनी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्राप्त होने का कारण स्वाभाविक रूप से उनकी दुर्लभता और उपयोगिता है। कीमियागर बनना एक अविश्वसनीय रूप से मांग वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले व्यक्ति का गुण अग्नि होना चाहिए। दूसरे, अग्नि विशेषता के भीतर दवा को परिष्कृत करने में उत्प्रेरक के रूप में काम करने के लिए लकड़ी की ऊर्जा का एक अंश होना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डूक्यूई महाद्वीप में किसी व्यक्ति का मौलिक गुण उसकी आत्मा से निर्धारित होता है। एक आत्मा में हमेशा एक ही गुण होता है, दूसरों के साथ घुलने मिलने की कोई संभावना नहीं होती। इसलिए किसी शरीर में दो अलग अलग विशेषताओं का होना, भले ही एक दूसरे से कमजोर हो, लगभग असंभव है। बेशक हमेशा अपवाद होते हैं। लाखों लोगों में हमेशा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माएं परिवर्तित होती हैं, और जिनकी आत्माएं ऐसी विविधताओं वाली होती हैं, उनमें कीमियागर बनने की क्षमता होती है। हालांकि किसी की आत्मा में केवल आग और लकड़ी के गुण होना ही एक सच्चा कीमियागर बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। एक कीमियागर के लिए एक और आवश्यकता आत्मा की धारणा है, जिसे आत्मा को ढालने की क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। ऐसी कठोर परिस्थितियों में जो लोग कीमियागर बनने के योग्य हैं, वे फीनिक्स पंख और किलिन सींग जितने दुर्लभ हैं। इतने कम कीमियागरों के साथ चमत्कारी गोलियों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से सीमित है। दुर्लभता मूल्य बढ़ाती है। यही कारण है कि कीमियागरों को इतना सम्मानित दर्जा प्राप्त है कि यह कभी कभी लगभग अत्यधिक लग सकता है। उदाहरण के लिए मूल उपन्यास को लें। हाई बोडोंग और तियानहुओ जुनजे ने गोली शोधन के लिए जियो यान की तलाश के लिए अनगिनत बार अपने जीवन को जोखिम में डाला। गोलियां प्राप्त करने के बाद भी उन्हें अभी भी अपना आभार व्यक्त करना पड़ा, बदले में जियो यान का एहसान चुकाना पड़ा। यह अकेले ही बताता है कि एक कीमियागर का दर्जा वास्तव में कितना ऊंचा है। अगला दिन। लिन फेंग, आखिरकार आप यहाँ हैं। जल्दी से पीछे के प्रवेश द्वार पर जाएं और लोडिंग में मदद करें। जैसे ही लिन फेंग ट्रेडिंग फर्म में पहुंचे, प्रबंधक ने उन्हें देखा और बुलाया। वह काफी चिंतित दिख रहे थे। ठीक है, मैं अब वहां जाऊंगा। मैनेजर को इतनी जल्दी में देखकर लिन फेंग खुद को नहीं रोक सके और उत्सुकता से पूछा, मैनेजर, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? यह सुनकर मैनेजर ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़ लिए और गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और शेखी बघारी, आप कल यहाँ नहीं थे, इसलिए निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा। मैं ज़ेन बेई शहर गया और मैरियर फ्लावर्स पवेलियन में फर्स्ट ईयर अल्केमिस्ट से मुलाकात हुई। कुछ पूछताछ के बाद मुझे मास्टर की प्राथमिकताओं के बारे में पता चला। दांत पीसते हुए मैंने एक सापलोग महिला को खरीदने के लिए हजारों सोने के सिक्के खर्च किए और उसे भेजा। इस बिंदु पर प्रबंधक को कल की आकर्षक और मोहक सापलोग महिला की याद आई। इससे पहले कि उत्साह एक बार फिर उस पर हावी हो जाए, उसकी आंखों में गर्मी और अनिच्छा की झलक चमक उठी। अपने हाथ ताली बजाते हुए उन्होंने उत्साहपूर्वक कहा, सांपलोग महिला को प्राप्त करने के बाद मास्टर लियूशी सहमत हुए। अब से उन्हें कीमिया के लिए आवश्यक सभी जड़ी बूटियों की आपूर्ति हमारी फर्म द्वारा की जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि हर महीने उनके द्वारा परिष्कृत की जाने वाली 20% गोलियां हमारे माध्यम से बेची जाएंगी। इस सौदे से मिलने वाली धन की अनथीन धारा की कल्पना करते हुए मैनेजर अपने भावी विलासितापूर्ण जीवन के बारे में कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सका। यह सुनकर लिन फेंग को तुरंत समझ आ गया कि मैनेजर आज इतना खुश क्यों था। जिस ट्रेडिंग फर्म में उन्होंने काम किया, वह वुटैन शहर की शीर्ष फर्मों में से एक थी, जिसका मासिक शुद्ध लाभ हजारों सोने के सिक्कों तक पहुंचता था। यदि वे खुद को प्रथम श्रेणी के कीमियागर से जोड़ने में कामयाब रहे, तो उनका मुनाफा संभवतः दोगुना हो जाएगा।
रुको ल्यूशी। लिन फेंग ने एक पल के लिए सोचा। क्या वह मूल उपन्यास का कीमियागर नहीं था जिसने जिया लाई कबीले को जियो कबीले के खिलाफ जाने में मदद की थी? यदि उसे ठीक से याद है तो ल्यूशी भी एक तीसरे स्तर के कीमियागर का शिष्य था, जिसका मतलब था कि उसके पास काफी संपत्ति होगी। उस विचार पर लिन फेंग की आंखों में एक असामान्य रोशनी की चमक चमक उठी। ठीक है, मैं इतना उत्साहित था कि लगभग भूल ही गया था। तुरंत काम पर लग जाओ। अगर मैं मास्टर ल्यूशी को जड़ी बूटियां पहुंचाने में देरी करूंगा तो आपके पास अच्छा समय नहीं होगा। मैनेजर अचानक भौंकने लगा। मैं इस पर हूं, लिन फेंग ने पीछे के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ने से पहले जवाब दिया। जेन बेई शहर। लिन फेंग ट्रेडिंग फर्म की परिवहन टीम का पीछा करते हुए ल्यूशी के आवास तक गए। अन्य लोगों के साथ सारी जड़ी बूटियां उतारने के बाद वह मैनेजर के पास गया और बोला, मैनेजर, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। इस्तीफा देना? मैनेजर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर पूछा, कब? आज। मैनेजर की आंखें झपकीं। आज? वो अचानक। हाँ। लिन फेंग ने सिर हिलाया। पिछले महीने में सूक्ष्म जांच के माध्यम से उसने प्रबंधक से ल्यूशी की दैनिक दिनचर्या के बारे में पर्याप्त जानकारी एकत्र की थी। अब उसकी योजना को क्रियान्वित करने का सही समय था। अगर वह यह मौका चूक गए तो उन्हें कई महीने और इंतजार करना पड़ेगा। फिर ठीक है, मैनेजर को एक साधारण कुली की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने कुछ सोने के सिक्के निकाले और उन्हें दे दिए। यह पिछले कुछ दिनों की तुम्हारी मजदूरी है। धन्यवाद मैनेजर। लिन फेंग ने सोने के सिक्के स्वीकार किए, अपनी पीठ पर कपड़े का एक बड़ा थैला लटकाया और चले गए। कुछ दूर चलने के बाद लिन फेंग ने जल्दी से दिशा बदल दी और शहर के बाहरी इलाके की ओर भाग गया। कई मील तक मुख्य सड़क का अनुसरण करते हुए वह एक जंगल में चला गया और अभ्यास के साथ आसानी से एक उपयुक्त पेड़ पर चढ़ गया। 100 पाउंड काले पाउडर से भरा एक पैकेज पकड़े हुए लिन फेंग ने सावधानी से खुद को घनी शाखाओं के बीच छिपा लिया, धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। आज रात के लिए उसका लक्ष्य ल्यूशी। एक महीने पहले प्रबंधक से ल्यूशी के बारे में जानने के बाद लिन फेंग अंततः जोखिम लेने और ल्यूशी की हत्या करने से पहले अपने फैसले पर व्यथित हो गए थे। इस प्रकार उन्होंने पूरा एक महीना योजना बनाने में बिताया था। अब सब कुछ तैयार था। सफल होने पर न केवल वह एक उन्नत साधना तकनीक प्राप्त करेगा, बल्कि वह कीमिया सीखने के लिए सभी आवश्यक सामग्री भी प्राप्त करेगा। बाद में कुछ सावधानी पूर्वक जांच करने के बाद वह दुकानदार से ल्यूशी की दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में कामयाब रहे। उसे पता चला कि ल्यूशी मास्टर जेन बेई शहर से ज्यादा दूर किसी दूसरे शहर में रहते थे। ल्यूशी के जेन बेई शहर में आने का कारण अपने मालिक की निगरानी से बचना था। हालांकि ल्यूशी कभी कभार अपने मालिक से मिलने जाता था और आज वह दिन था जब वह वहां जा रहा था। हालांकि लिन फेंग ने ल्यूशी के कार्यक्रम को जान लिया था, केवल गैर जिम्मेदार फर्स्ट स्टार डूझे के साथ वह स्पष्ट रूप से ल्यूशी के लिए कोई मुकाबला नहीं था। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ल्यूशी के पास कई डूझे गार्ड थे। इस प्रकार लिन फेंग ने एक प्रवासी के रूप में अपने लाभ का पूरा उपयोग करने का निर्णय लिया। कुछ प्रयासों के बाद वह एक काला पाउडर विस्फोटक बनाने में कामयाब रहे। हालांकि इस चीज से डूजी को सीधे तौर पर मारने की संभावना नहीं थी, लेकिन अगर इसे गुप्त हमले में इस्तेमाल किया जाता तो इसके सफल होने की बहुत अधिक संभावना थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद सफेद लबादे में एक युवक के साथ जा रहे 4 हट्टे-कट्टे आदमी धीरे धीरे लिन फेंग की नजरों में आए। सफेद कपड़ों वाला वह युवक, जो लगभग 20 वर्ष का लग रहा था, काफी सुंदर था।
हालांकि उसकी आंखों में कभी कभार आने वाली कामुक चमक ने उसके अन्यथा आकर्षक स्वरूप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस समय युवक का चेहरा अधीरता से भरा हुआ था। यह स्पष्ट था कि ज़ेन बेई शहर में उसके दैनिक भोगवादी जीवन ने उसे अपने मालिक से मिलने के लिए अनिच्छुक बना दिया था। समूह को पास आता देख लिन फेंग की आंखों में एक पागलपन भरी चमक चमक उठी। एक बार स्थानांतरित होने के बाद वह शुरू में केवल एक बेहतर जीवन जीना चाहता था। हालांकि डू क्यूई महाद्वीप बहुत क्रूर था। यदि वह मजबूत नहीं बन सका तो उसे दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। जब समूह पेड़ से ज्यादा दूर नहीं था, लिन फेंग ने तुरंत फायर स्टार्टर के साथ फ्यूज को प्रज्वलित किया और पेड़ के तने को गले लगाने और उसके पीछे छिपने से पहले विस्फोटक को नीचे की ओर फेंक दिया। उसने फ्यूज का पहले ही परीक्षण कर लिया था। यह 2 सेकंड से भी कम समय में जल जाएगा। इसके अलावा इन दूजे ने पहले कभी विस्फोटक नहीं देखा था, इसलिए वे संभवतः समय रहते चकमा देने में असमर्थ होंगे। हम वहां कौन है? नीचे मौजूद लोगों ने देखा कि अचानक ऊपर से कुछ गिर रहा है और वे घबराकर चिल्लाने लगे और सहज रूप से उसे रोकने के लिए अपने हथियार उठा लिए। 2 हट्टे-कट्टे लोगों ने अपने हथियार भी खोल दिए और विस्फोटक की दिशा में वार किया। जैसे ही विस्फोटक उनके हथियारों के संपर्क में आया, एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद एक बहरा कर देने वाला उछाल आया क्योंकि कपड़े में लिपटा हुआ पैकेज उनके सिर के ऊपर फट गया। भीषण विस्फोट से भारी मात्रा में लोहे के टुकड़े सभी दिशाओं में उछले। आसपास के पेड़ों की कई शाखाएं काट दी गईं और इससे भी अधिक टुकड़े लियूशी और उनके लोगों में समा गए। विस्फोट की शॉकवेव ने समूह को कई मीटर दूर उड़ा दिया। 2 बदकिस्मत आत्माएं टुकड़े टुकड़े हो गईं, उनके शरीर खूनी टुकड़ों में बदल गए। जैसे ही विस्फोट कम हुआ, मांस के टुकड़े, आंतरिक अंग और टूटी हुई शाखाएं जमीन पर बिखर गईं। एक लंबे क्षण की चुप्पी के बाद लिन फेंग, जिसके हाथ पैर थोड़े कमजोर थे, कांपते हुए पेड़ से नीचे उतर गया। सामने भयावह दृश्य देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। उनका यह कदम सचमुच करो या मरो का प्रयास था। हालांकि जमीन पर बिखरे हुए कटे हुए अंगों को देखकर वह कुछ मिचली महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लेकिन वह जानता था कि आसपास के लोगों ने विस्फोट सुना होगा और जल्द ही दौड़कर आ जाएंगे। अपनी घृणा को सहन करते हुए उसने अवशेषों की खोज शुरू कर दी। अरे, मिल गया! भंडारण की अंगूठी देखकर उसने लियूशी की उंगली छीन ली। लिन फेंग मुस्कुराया। इस स्तर पर फर्स्ट टियर अल्केमिस्ट का सामान उसके लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। हालांकि उनके पास सामग्री की विस्तार से जांच करने का समय नहीं था। अंगूठी सुरक्षित करने के बाद वह लूटपाट करता रहा। कुछ ही समय बाद लिन फेंग ने कुछ और स्क्रॉल और गोल्ड कार्ड हासिल कर लिए थे। जमीन पर बिखरे हुए सोने के सिक्कों को देखकर कम से कम कुछ हजार थे। इसे भूल जाओ, मुझे यहां से जल्दी निकलना है। वह विस्फोट बहुत तेज था। अन्य लोग निश्चित रूप से अपने रास्ते पर हैं। अपनी नई खरीदी गई लूट को इकट्ठा करते हुए लिन फेंग ने जंगल में भागने से पहले खून के धब्बे पोंछने के लिए लापरवाही से कपड़े का एक टुकड़ा उठाया। वहां उसने पहले से तैयार किया हुआ एक घोड़ा वापस ले लिया और जल्दी से उस पर सवार हो गया। कुछ घंटों बाद लिन फेंग एक गुफा में पहुंचे। उसने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले अपनी नई प्राप्त तकनीक को विकसित करने का निर्णय लिया, अन्यथा वह रास्ते में मिलने वाले किसी भी डाकुओं या लुटेरों से निपटने में सक्षम नहीं होगा। लियूशी से लूटी गई भंडारण अंगूठी को निकालकर लिन फेंग ने सावधानीपूर्वक उसमें अपनी आत्मा की धारणा डाल दी। कुछ क्षण बाद उसका चेहरा बमुश्किल खुशी से खिल उठा। लियूशी की भंडारण अंगूठी में खजानों का एक विशाल संग्रह रखा गया था, जिसमें खेती की तकनीकें और डू तकनीकें शामिल थीं, जिनकी उन्हें सख्त जरूरत थी।
साथ ही गोली के नुस्खे, एक कड़ाही, सोने के सिक्के, गोलियां और औषधीय सामग्री भी शामिल थी। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वजों ने कहा था, हत्या और लूटपाट से धन मिलता है, वे झूठ नहीं बोल रहे थे। लिन फेंग आश्चर्यचकित हो गया जब उसने अपनी हथेली में भंडारण की अंगूठी को देखा। फिर उन्होंने एक स्क्रॉल निकाला और उस पर छोटे अक्षरों की जांच की, मिडग्रेड ब्लैक क्लास कल्टीवेशन तकनीक, स्कारलेट फ्लेम आर्ट। इसके बाद उसने अन्य स्क्रॉल उठाए। लो ग्रेड ब्लैक क्लास डू तकनीक, स्कारलेट फ्लेम पाम के अलावा बाकी पहली और दूसरी श्रेणी की गोलियों के लिए गोली व्यंजन थे। डू तकनीक देखकर लिन फेंग थोड़ा निराश हुए। उन्हें शुरू में उम्मीद थी कि यह खेती की तकनीक की तरह ही मिडग्रेड ब्लैक क्लास होगी। हालांकि यह केवल लो ग्रेड ब्लैक क्लास निकला, जिससे पता चला कि लियूशी को युद्ध का शौक नहीं था। ऐसा कहा जा रहा है कि डू तकनीक का उपयोग खेती तकनीक के साथ किया जाना था, जिसका मतलब था कि यह अभी भी उसी स्तर की सामान्य तकनीकों से अधिक मजबूत होनी चाहिए। अपनी लूट की गिनती करने के बाद लिन फेंग ने उत्सुकता से सोने के कार्डों में से एक को उठाया। यह पहली बार था जब उन्होंने डू क्यूई कॉन्टिनेंट बैंक कार्ड देखा। गोल्ड कार्ड पृथ्वी के एक बचत कार्ड के समान था, जिस पर संख्या 100,000 अंकित थी, जो शेष राशि को दर्शाती थी। कार्ड को संग्रहित करने के बाद लिन फेंग ने मिडग्रेड ब्लैक क्लास कल्टीवेशन तकनीक स्क्रॉल को पकड़ लिया और खेती करना शुरू कर दिया। नंबर 4, अध्याय 4 से 4, कीमियागर प्रशिक्षु। नंबर 5, अध्याय 5 से 5, कीमिया में पहला प्रयास। मैं 5 अध्यायों के साथ 2 नए BTTH फैनफिक्स पोस्ट करूंगा। इसे पढ़ें और मुझे बताएं कि आप लोग किसका पूरा अनुवाद मुझसे कराना चाहते हैं। धन्यवाद। BTTH विनम्र शुरुआत से डूडे तक। BTTH सम्राट यांग रवि। वोट के लिए मेरे संरक्षक के पास जाएं, पैट्रियन कॉम याओइक। नई खरीदी गई कड़ाही को घूरते हुए लिन फेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने लियूशी से जो कड़ाही प्राप्त की थी वह सबसे निचले स्तर की थी, केवल 2 मुंह वाली कीमिया कड़ाही थी। हालांकि उनके जैसे नौसिखिया के लिए यह उपयुक्त से कहीं अधिक था। एक गहरी सांस लेते हुए लिन फेंग ने लियूशी से परिचयात्मक कीमिया पुस्तक उठाई और कड़ाही का उपयोग करने की तकनीकों की समीक्षा की। निर्देशों का पालन करते हुए उसने अपना हाथ कड़ाही के अग्नि द्वार पर रखा और अपनी डू क्यूई को अपनी हथेली पर रख लिया। जैसे ही डू क्यूई उसकी हथेली तक पहुंची, कड़ाही ने एक मजबूत चूषण बल उत्सर्जित किया, जिससे डू क्यूई आग के प्रवेश द्वार में आ गई। उफ! एक दबी हुई ध्वनि के साथ डू क्यूई अचानक एक ठोस लाल लौ में तब्दील हो गई, जो कड़ाही के अंदर गर्जना और मंथन करने लगी। अचानक आग की लपटों ने लिन फेंग को चौंका दिया और उसने लगभग सहज रूप से अपना हाथ हटा लिया। हालांकि पुस्तक की शिक्षाओं को याद करते हुए उन्होंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। कड़ाही के भीतर भड़कती आग की लपटों को देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी शक्तिशाली आत्मा धारणा उनके शरीर में घूमती रही, उनकी जन्मजात लकड़ी विशेषता ऊर्जा का एक निशान खोजती रही। लगभग 10 मिनट बाद आखिरकार उसे लकड़ी की ऊर्जा का हल्का सा किनारा मिल गया। एक उंगली बढ़ाकर उसने हल्के से कड़ाही के द्वितीयक अग्नि प्रवेश द्वार को छुआ और धीरे धीरे कमजोर हरित ऊर्जा को अंदर प्रवाहित किया। जैसे ही हरित ऊर्जा ने कड़ाही में प्रवेश किया, लाल रंग की लपटें ऐसी प्रतिक्रिया करने लगी मानो रासायनिक परिवर्तन से गुजर रही हों, और अचानक शांत हो गईं। भले ही लिन फेंग ने अभी तक आग की लपटों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया था, लेकिन वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि पहले से व्याप्त ऊर्जा को लकड़ी की ऊर्जा द्वारा बेअसर कर दिया गया था। इसके अलावा लकड़ी द्वारा आग को पोषित करने के सिद्धांत के कारण आग की लपटें अब अधिक स्थिरता और सहन शक्ति के साथ जलती हैं।
कड़ाही से अपना हाथ हटाकर उसने कायाकल्प पाउडर लेबल वाला एक प्रिस्क्रिप्शन स्क्रॉल उठाया और उसकी सामग्री की सावधानी पूर्वक जांच की। कायाकल्प पाउडर एक गैर रैंकिंग औषधीय पाउडर जो रक्तस्राव को रोकने और संक्रमण को रोकने के लिए बाहरी रूप से लगाया जाता है। सामग्री जेड हरा फूल कायाकल्प जड़ी बूटी 100 खजाना बेल। जहां तक आवश्यक सामग्रियों का सवाल है, उन्होंने पहले ही 100 सेट खरीदने के लिए मित्तल नीलामी घर में 20,000 सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे, जो व्यापक अभ्यास के लिए पर्याप्त थे। नुस्खा की समीक्षा करने के बाद उन्होंने लौ को फिर से प्रज्वलित किया और अपनी भंडारण रिंग को थपथपाया। प्रकाश की चमक के साथ उसके हाथ में एक नीलीहरी जड़ी बूटी दिखाई दी, जिसे उसने तुरंत कड़ाही में फेंक दिया। जैसे ही जेड ग्रीन फ्लावर ने आग की लपटों में प्रवेश किया, वह तुरंत आग की चपेट में आ गया और लिन फेंग के प्रतिक्रिया करने से पहले ही काली राख के ढेर में बदल गया। जले हुए अवशेषों को घूरते हुए लिन फेंग ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजलाया और एक और जेड ग्रीन फूल फेंक दिया। इस बार उसी भाग्य का सामना करने से पहले यह एक क्षण अधिक समय तक चला। तापमान बहुत अधिक लगता है। 1 दर्जन से अधिक असफल प्रयासों के बाद लिन फेंग ने लौ की तीव्रता को दबाने के लिए अपनी आत्मा की धारणा का उपयोग करते हुए लौ को सावधानीपूर्वक समायोजित किया। कड़ाही की सतह पर बर्फ के दर्पण प्रतिबिंब के माध्यम से उसने जेड ग्रीन फूल को ध्यान से देखा, जो अब लौ के ऊपर मंडरा रहा था। कुछ क्षणों के बाद फूल की बाहरी परत छिलने लगी और उसका रस धीरे धीरे वाष्पित होकर बारीक नीलहरे पाउडर में बदल गया। कुछ क्षण बाद लिन फेंग ने सफलतापूर्वक पाउडर का एक हिस्सा प्राप्त कर लिया, हालांकि कुछ काले धब्बों के साथ। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तापमान पर अपूर्ण नियंत्रण के बावजूद यह एक सफल शोधन था। 1 घंटे बाद लिन फेंग ने जेड ग्रीन फ्लावर पाउडर के 20 से अधिक हिस्सों को देखा, जिन्हें उन्होंने परिष्कृत किया था, और संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर उन्होंने एक कायाकल्प जड़ी बूटी उठाई और उसे परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अन्य 20 भागों को परिष्कृत करने के बाद वह 100 ट्रेजर वाइन के साथ आगे बढ़े। जब तक उन्होंने 100 ट्रेजर वाइन के 20 भागों का शोधन पूरा किया, लिन फेंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। जारी रखने में असमर्थ, वह थककर जमीन पर गिर पड़ा। हालांकि उनकी खेती की तकनीक मिडग्रेड ब्लैक क्लास की थी, लेकिन लगभग 4 घंटे तक 2 मुंह वाली कड़ाही को नियंत्रित करने ने उन्हें अपनी सीमा तक पहुंचा दिया था। कीमिया वास्तव में कोई आसान काम नहीं है। अपनी डू क्यूई की लगभग कमी को महसूस करते हुए लिन फेंग ने आह भरी। जल्दी से कड़ाही के पास पालथी मारकर बैठ गया। उसने ठीक होने के लिए अपनी खेती की तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह खेती के लिए सर्वोत्तम समय था। कुछ समय बाद उसके शरीर में मंद क्यूई चक्रवात ने अपनी चमक वापस पा ली। इतना ही नहीं, चमक पहले से थोड़ी अधिक तीव्र लग रही थी। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर उसने पाया कि उसके शरीर का दर्द और थकान काफी हद तक कम हो गई थी। उसकी गर्दन चटकाने, जोड़ों के चटकने की आवाज से उसे राहत का एहसास हुआ। इसके साथ ही उन्होंने कीमिया में सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण कदम फ्यूजन के लिए तैयारी की। फ्यूजन सबसे कठिन था क्योंकि विभिन्न औषधीय सामग्रियों को अलग अलग स्तर की गर्मी की आवश्यकता होती थी। उन्हें जोड़ते समय प्रत्येक घटक के आवश्यक तापमान पर सटीक नियंत्रण की मांग करते हुए एक साथ कई सामग्रियों को जोड़ना पड़ता था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कुशलता से लौ प्रज्वलित की और निकाले गए 100 ट्रेजर वाइन के रस को कड़ाही में डाल दिया। कुछ मिनट बाद उसने कायाकल्प जड़ी बूटी का अर्क डाला। एक बार जब दोनों मिल गए तो उसने तुरंत जेड ग्रीन फ्लावर पाउडर मिलाया। लिन फेंग ने कड़ाही के अंदर नीले और सफेद तरल के मिश्रण को बिना पलक झपकाए देखा, ध्यान से तापमान बढ़ाया। बूम! जैसे ही संलयन सफल होने वाला था,
उसने गलती से गर्मी बहुत अधिक बढ़ा दी, जिससे मिश्रण तुरंत जलकर काली राख में बदल गया। गंदी हवा का झोंका छोड़ते हुए उन्होंने सामग्री का एक और सेट जोड़ा और संलयन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। बूम! बहुत अधिक गर्मी, फिर से विफलता। निश्चिंत होकर उसने एक बार फिर कोशिश की। लगातार कई असफलताओं के बाद लिन फेंग को लगा कि उन्होंने नियंत्रण का सही स्तर लगभग समझ लिया है। एक बार फिर उसने सामग्री को कढ़ाई में डाल दिया। एक पल में बढ़ती लपटों ने विभिन्न सामग्रियों को घेर लिया और उन्हें एक साथ मिलाना शुरू कर दिया। जब गहरे रंग का अंतिम वार सफलतापूर्वक विलीन हो गया, तो लिन फेंग ने तुरंत आग की तीव्रता को कम कर दिया। जब समय सही था, उसने तेजी से अपना हाथ लहराया और हरे औषधीय तरल की एक गेंद निश्चित रूप से तैयार जेड बोतल में गिर गई। हे, अब से मुझे भी एक कीमियागर माना जा सकता है। जेड बोतल में औषधीय तरल को देखकर लिन फेंग के दिल में गर्व की लहर दौड़ गई। हालांकि आग की लपटों को बहुत जल्दबाजी में वापस लेने के कारण तरल में कुछ मामूली अशुद्धियां थीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह पहले से ही एक औषधीय तरल था जिसे सामान्य रूप से बेचा जा सकता था। बूम! लिन फेंग ने कीमिया कक्ष के पत्थर के दरवाजे को धक्का देकर खोला और सामने की दीवार पर लगे डेट बोर्ड पर नजर डाली, जिसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा प्रतिदिन अपडेट किया जाता था। तो 7 दिन हो चुके हैं। लिन फेंग ने अपना सिर खुजाया। 1 सप्ताह तक न धोने के कारण उसके बाल अस्तव्यस्त हो गए। वह पिछले दिनों पागलपन से दवा को परिष्कृत कर रहा था और उसे पता ही नहीं चला कि 7 दिन बीत चुके थे। सराय में लौटकर उसने फ्रंट डेस्क पर अपने कमरे को 1 और महीने के लिए नवीनीकृत किया। अपने कमरे में नहाने के बाद उन्होंने अपना अल्केमिस्ट अप्रेंटिस बैज लगाया और अल्केमिस्ट एसोसिएशन के व्यापारिक बाजार की ओर चल पड़े। अन्य स्थानों की तुलना में वहां औषधीय सामग्री खरीदना न केवल अधिक विविध था बल्कि सुरक्षित भी था। आखिरकार अंदर स्टॉल लगाने में सक्षम कोई भी व्यक्ति बेहद अमीर होना चाहिए। जब तक किसी के पास असाधारण रूप से दुर्लभ कोई वस्तु न हो, कौन इतना मूर्ख होगा कि डाकू बन जाए। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में प्रवेश करने पर लिन फेंग सीधे पूर्वी क्षेत्र की ओर चले गए, जो गिल्ड के भीतर एक निर्दिष्ट व्यापारिक क्षेत्र था। व्यापारिक क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने तुरंत बाहर की तुलना में एक बड़ा अंतर देखा। यहाँ के विक्रेता ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज में अपना सामान नहीं बेचते थे। इसके बजाय वे इत्मीनान से नरम कुर्सियों पर बैठे, कुछ ने चाय की चुस्कियां भी लीं। जब कोई कीमत के बारे में पूछता था तभी वे खड़े होते थे और बातचीत में शामिल होते थे। सैकड़ों हजारों सोने के सिक्कों के सौदे अक्सर कुछ साधारण आदान प्रदानों में ही संपन्न हो जाते थे। थोड़ी देर तक बाजार में खोजबीन करने के बाद लिन फेंग औषधीय सामग्रियों के अपेक्षाकृत प्रचुर चयन के साथ एक स्टॉल पर पहुंचे। वह बुजुर्ग विक्रेता की ओर मुड़ा, जो लगभग 60 के आसपास का लग रहा था, और पूछा, वरिष्ठ, मुझे हेमोस्टैटिक गोलियों के लिए सामग्री के 30 सेट की आवश्यकता है। क्या आपके पास वे हैं? हे, बूढ़े ने अपनी बकरी को सहलाया और मुस्कुराया। वे केवल प्रथम श्रेणी की गोली के लिए सामग्री हैं। यदि आप और अधिक चाहते हैं तो भी मैं उन्हें ले लूंगा। फिर 30 सेट के लिए कितना होगा? बूढ़े व्यक्ति का आत्मविश्वासपूर्ण स्वर सुनकर लिन फेंग ने और पूछताछ की। 50,000 सोने के सिक्के या उसके बराबर मूल्य की एक गोली। सीनियर, यह एक शीर्ष श्रेणी की दूसरी स्तरीय रिकवरी गोली है। यह काफी होनी चाहिए, है ना? यह सुनकर लिन फेंग अपनी भंडारण रिंग में पहुंचे, एक लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे सौंप दिया। बूढ़े व्यक्ति ने बक्सा प्राप्त किया, उसे खोला और थोड़ा सिर हिलाया। बुरा नहीं, यह वास्तव में एक रिकवरी पिल है। अपना सामान ले लो।
जैसे ही वह बोल रहा था, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भंडारण अंगूठी को भी थपथपाया और एक बार विशाल स्टाल तुरंत विभिन्न औषधीय सामग्रियों से भर गया। लिन फेंग की नजर ढेर पर पड़ी, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई समस्या न हो। फिर हाथ जोड़कर सलामी देने से पहले उन्होंने सामग्री को अपने स्टोरेज रिंग में जमा कर लिया। चूंकि लेनदेन पूरा हो गया है, मैं छुट्टी ले लूंगा। इसके साथ वह अपने किराए के कीमिया कक्ष की ओर चला गया। ओह, अच्छी बात है कि लियूशी का संग्रह काफी समृद्ध था। अन्यथा भले ही मैंने 1 महीने के लिए कायाकल्प पाउडर को परिष्कृत किया हो, मैं सामग्री के इन 30 सेटों को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता था। वापस कीमिया कक्ष में लिन फेंग ने सामग्री अपने पास रखी और एक बार फिर लियूशी के प्रति आभारी महसूस किया। यदि यह प्रथम श्रेणी का कीमियागर उसे इतनी सारी चीजें उपलब्ध नहीं कराता, तो वह अभी भी खेती तकनीकों के बारे में चिंता कर रहा होता। अपनी मनःस्थिति को समायोजित करते हुए लिन फेंग ने अपना औषधीय कड़ाही जारी किया। आज वह एक उचित प्रथम स्तरीय गोली को परिष्कृत करने का प्रयास करेगा। हालांकि वह पहले से ही कुछ औषधीय तरल पदार्थों को परिष्कृत कर सकता था, केवल गोली के आकार की दवा का उत्पादन करके ही उसे वास्तव में प्रथम श्रेणी का कीमियागर माना जा सकता था। कुशलता से लौ को प्रज्वलित करते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और एक रक्त जमावट जड़ी बूटी को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया। तो यह हेमोस्टैटिक गोली है। नुस्खा इसे रक्तलाल के रूप में वर्णित करता है, लेकिन यह बहुत गहरा लगता है। गोली का विष बहुत मजबूत है। क्या इसे सफल माना जा सकता है? लिन फेंग ने कुछ अनिश्चित महसूस करते हुए अपने हाथ में गहरे लाल रंग की गोली को देखा। फिर उसने अपना सिर हिलाया। अंततः समझ में आया कि केवल जो लोग गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी के कीमियागर क्यों माना जाता है। उसने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि वह औषधीय तरल को परिष्कृत कर सकता है, इसलिए गोलियां बनाना अधिक कठिन नहीं होगा। लेकिन आधे दिन की मेहनत और सामग्रियों के 30 सेटों का उपयोग करने के बाद वह केवल इस त्रुटिपूर्ण उत्पाद का उत्पादन करने में सफल रहा। उन उपभोगित सामग्रियों के बारे में सोचते हुए लिन फेंग की आंखों में दिल का दर्द झलक उठा। उसने लियूशी के स्टोरेज रिंग से केवल 3 रिकवरी पिल्स प्राप्त की थीं, और अब केवल आधे दिन के बाद वह पहले ही एक गोली के बराबर सामग्री पूरी तरह बर्बाद कर चुका था। लिन फेंग ने चुपचाप विचार किया, क्या मुझे प्रशिक्षुता के लिए एक मास्टर कीमियागर ढूंढना चाहिए? हालांकि उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यदि वह अब शिष्य बन जाता है, तो सामान्य परिस्थितियों में उसे तब तक अध्ययन करने के लिए अपने शिक्षक के पास रहना होगा जब तक कि वह इस कला में निपुण न हो जाए। आम लोगों के लिए यह ठीक था, लेकिन लिन फेंग के लिए यह एक आपदा होगी। जब तक उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, जो यान ने उन सभी आकस्मिक मुकाबलों के बारे में जान लिया था जिनके बारे में उसे पता था। इसके अलावा उन्होंने 2 साल में जिया नान अकादमी में दाखिला लेने की योजना बनाई। यदि उसने अभी मास्टर लिया, फिर अकादमी के लिए रवाना हुआ, तो क्या यह उसके मास्टर के चेहरे पर एक तमाचा नहीं होगा? नंबर 6। अध्याय 6 से 6 जियो यिक्सियन। मालिक, इस बार गोलियां बेचने से कुल मुनाफा 50,000 है। जैसा कि तय हुआ था, मैं 20% लूंगा। यहाँ 40,000 सोने के सिक्के हैं। ब्लैक रॉक सिटी के भीतर एक आंगन में पीले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति थोड़ा झुका सम्मानपूर्वक लिन फेंग को एक सोने का सिक्का कार्ड सौंप दिया, जो काले रंग का वस्त्र पहने हुए था। उसका मोटा चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं वह लिन फेंग को नाराज न कर दे। आखिरकार 1 साल पहले कीमियागर लियूशी, जिससे उसने दोस्ती करने के लिए संघर्ष किया था, रहस्यमय तरीके से मारा गया था। इससे लियूशी में निवेश किए गए लगभग 1 लाख सोने के सिक्के डूब गए,
जिससे उनका व्यवसाय दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया। सौभाग्य से वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए ब्लैक रॉक सिटी आया था और अचानक उसकी मुलाकात इस रहस्यमय कीमियागर से हुई। इस कीमियागर के समर्थन से वह ठीक होने में कामयाब रहा। हम लिन फेंग ने कार्ड लिया, उसे लापरवाही से देखा, फिर उसे अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। काले लबादे के नीचे से थोड़ी कर्कश आवाज आ रही थी। अपने पूर्व बॉस को ऐसी हालत में देखकर लिन फेंग को यह मनोरंजक लगा। 1 साल पहले उसने संयोगवश अपने पूर्व दुकानदार को सड़क पर किसी से बात करते हुए सुना था। तभी उसे एहसास हुआ कि लियूशी की हत्या में अपने ही कार्यों के कारण वह व्यक्ति इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गया था। चूंकि लिन फेंग को अपनी गोलियां बेचने के लिए किसी की जरूरत थी, इसलिए उसने अपने पूर्व वरिष्ठ की मदद करने का फैसला किया। हालांकि परेशानी से बचने के लिए उन्होंने कभी अपना असली चेहरा नहीं दिखाया। अपना गला साफ करते हुए लिन फेंग ने पर्पल ऑर्किड एलिक्सिर की 2 बोतलें निकालीं, एक दूसरे स्तर का औषधीय तरल जिसे उन्होंने याओ लाओ के फाउंडेशन एलिक्सिर के फॉर्मूले के आधार पर परिष्कृत किया था। उसकी कलाई के एक झटके से दोनों बोतलें सामने चाय की मेज पर गिर गईं। फिर उन्होंने कहा, ये दूसरी श्रेणी के पर्पल ऑर्किड एलिक्सिर की 2 बोतलें हैं, जिनका प्रभाव फाउंडेशन एलिक्सिर के समान है जो कभी कभी वू टैन सिटी में बेचा जाता है। दूसरी श्रेणी? यह सुनकर पीले वस्त्रधारी व्यक्ति का मोटा शरीर कांप उठा। वह वू टैन शहर का निवासी था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से फाउंडेशन एलिक्सिर के बारे में सुना था। बहुत खुश होकर उसने जल्दी से चाय की मेज पर रखी जेड की 2 बोतलें उठाईं और चापलूसी करते हुए कहा, मैं शायद अंधा हो गया हूं कि ऐसे गुरु को नहीं पहचान पाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप 2ym दर्जे के कीमियागर होंगे। निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से इन्हें आपके लिए ऊंची कीमत पर बेचूंगा। कोई जरूरत नहीं है। लिन फेंग ने अपना सिर हिलाया। उस आदमी के चेहरे पर असमंजस की स्थिति देखकर उसने आगे कहा, मैं कुछ दिनों में ब्लैक रॉक सिटी छोड़ दूंगा। इन 2 बोतलों को इस दौरान मेरे लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के भुगतान के रूप में समझें। एल छोड़ना? पीले वस्त्र पहने व्यक्ति का चेहरा तुरंत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि लिन फेंग मुनाफे से असंतुष्ट है। उसने तुरंत कहा, मास्टर, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो बस शब्द बोलें। मैं इसके बदले केवल 10% ही ले सकता हूं। लिन फेंग ने फिर से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देना है, मुनाफे के कारण नहीं। मास्टर, यह बस तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा निर्णय अंतिम है। काले वस्त्र के नीचे से थोड़ी कर्कश आवाज सुनकर पीले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निराशा में अपने हाथ जोड़ लिए और अनिच्छा से आंगन से बाहर चला गया। उस आदमी के चले जाने के बाद लिन फेंग ने अपना काला लबादा उतार दिया, अपने कमरे में प्रवेश किया और जंगल में जीवित रहने के लिए आपूर्ति तैयार करने लगा। कुछ दिनों में उसने उस गुफा की खोज के लिए किंगशान टाउन के पास जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की ओर जाने की योजना बनाई, जिसमें उड़ने वाली डू तकनीक थी। ब्लैक रॉक सिटी में पिछले वर्ष के दौरान वह न केवल दूसरे स्तर के कीमियागर के रूप में आगे बढ़े थे, बल्कि 8 सितारा डूझे की ताकत तक भी पहुंच गए थे। हालांकि उसने अभी भी अकेले किंगशान टाउन के पास जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला का पता लगाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अगर वह कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ मिलकर काम करता तो कोई समस्या नहीं होती। इसके अलावा अपनी 8 सितारा डूझे ताकत और ब्लैक क्लास डू तकनीकों के साथ वह सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों को संभालने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित था। इसके अलावा मूल कहानी के अनुसार जियो यान लगभग 3 महीनों में प्रशिक्षण के लिए किंगशान टाउन जाएगा। अगर वह अभी नहीं गया तो जियो यान उसे पीटेगा।
किंगशान टाउन मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के करीब होने के कारण मैजिक बीस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ के अधिकांश लोग भाड़े के सैनिक थे जो ब्लेड के सहारे रहते थे और समूहों में इकट्ठा होते थे। सड़कों पर घूमते समय उनकी बाहें एक दूसरे के चारों ओर होती थीं। उन्होंने जोर शोर से चर्चा की कि शहर में सबसे आकर्षक महिलाएं कहाँ हैं, किस शराब खाने में सबसे तेज शराब मिलती है और सबसे भयंकर जादुई जानवर कहाँ पाए जा सकते हैं। कई दिनों की यात्रा के बाद लिन फेंग यात्रा के दौरान धूल से लथपथ नीले पत्थर से बनी सड़कों पर चले। सड़क के दोनों ओर कई दुकानें थीं और शहर का प्रमुख स्थान होने के कारण व्यापार खूब फल फूल रहा था। हालांकि दूसरे स्तर के कीमियागर के रूप में लिन फेंग को इन दुकानों में बेची जाने वाली निम्नस्तरीय वस्तुओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हजार मेडिसिन हाउस। चलते समय लिन फेंग की नज़र एक विशेष औषधीय दुकान पर पड़ी। मुझे याद है, इस दुकान में ब्लड लोटस एसेंस का एक टुकड़ा होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इसे अभी पा सकता हूँ। यह सोचते हुए लिन फेंग सीधे विशाल स्टोर में चला गया। ब्लड लोटस एसेंस एक अत्यंत दुर्लभ उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी थी। यह आमतौर पर येलो लोटस एसेंस के साथ उगता था, लेकिन यह बेहद दुर्लभ था। दिखने में यह लगभग येलो लोटस एसेंस जैसा ही था। यदि कोई इससे परिचित नहीं होता तो उन्हें दोनों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती। हालांकि सस्ते येलो लोटस एसेंस के विपरीत ब्लड लोटस एसेंस 5वीं श्रेणी की गोली ब्लड लोटस पिल में एक मुख्य घटक था। यदि वह इसे प्राप्त कर सकता है तो वह निम्नस्तरीय चौथी स्तरीय गोली के बदले में एक उच्च स्तरीय कीमियागर के साथ इसका व्यापार कर सकता है। जैसे ही उन्होंने थाउजेंड मेडिसिन हाउस में प्रवेश किया, लिन फेंग का स्वागत अनगिनत जड़ी बूटियों की समृद्ध सुगंध से हुआ। चारों ओर देखने पर उसने देखा कि दुकान दीवारों पर लटके मूनलाइट स्टोन्स से बहुत तेज रोशनी कर रही थी, जिससे दिन जैसा उजाला हो गया था। इस समय दुकान में लोगों की काफी भीड़ थी और क्लर्क बेहद व्यस्त थे, इसलिए किसी के पास लिन फेंग का अभिवादन करने का समय नहीं था। हालांकि उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने स्टोर में अपने इच्छित ब्लड लोटस एसेंस की खोज जारी रखी। कुछ ही देर में उसकी नज़र एक पारदर्शी डिस्प्ले काउंटर के सबसे अगोचर कोने में एक हल्के पीले टुकड़े पर टिक गई। अपने होठों को चाटते हुए वह लापरवाही से काउंटर की ओर चला गया। अपना सिर नीचे करके उसने एक बार फिर हल्के पीले औषधीय पदार्थ की सावधानीपूर्वक जांच की। क्षमा करें, क्या आप इसे मेरे लिए निकाल सकते हैं? अपनी आंखों में लालच और उत्तेजना को दबाते हुए लिन फेंग ने अपना सिर उठाया और एक युवा पुरुष दुकान सहायक को देखकर मुस्कुराया, जो अभी अभी आया था। युवा सहायक ने लिन फेंग पर नजर डाली, जो साधारण कपड़े पहने हुए था। फिर उसने उस वस्तु को देखा जिसके लिए उसने अनुरोध किया था। यह देखकर कि यह केवल एक निम्न श्रेणी का पीला कमलसार था, वह तुरंत अधीर हो गया और तिरस्कारपूर्वक अपने होंठ मोड़ लिए। कठोर भाव के साथ उसने उसे काउंटर से बाहर निकाला। पीला कमलसार एक निम्न श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटी, 100 सोने के सिक्के। लिन फेंग को सहायक के दंभपूर्ण रवैये पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसने आंतरिक रूप से उपहास किया, फिर लापरवाही से तथाकथित निम्न श्रेणी का पीला कमलसार ले लिया। उसके नाखूनों ने चुपचाप सतह को खुरच दिया, जिससे थोड़ी पीली बाहरी परत के नीचे गहरे लाल रंग का एक छोटा सा भाग दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने रक्तलाल रंग के उस बमुश्किल ध्यान देने योग्य निशान को देखा, लिन फेंग का दिल खुशी से भर गया। उसने सूक्ष्मता से अपनी नाक रगड़ी, फिर अपनी उंगलियों पर रह रही हल्की खूनी सुगंध को गहराई से सूंघा। तुरंत उसकी आंखों में उत्साह की चमक चमक उठी। आखिरकार मुझे यह मिल गया, ब्लड लोटस एसेंस। यदि लिन फेंग ने मूल कहानी नहीं पढ़ी होती
तो 1 साल के चिकित्सा ज्ञान के बावजूद उन्हें कभी पता नहीं चलता कि यह साधारण सी चीज वास्तव में एक दुर्लभ औषधीय खजाना थी। अपने आंतरिक उत्साह को दबाते हुए उसने दुकान सहायक की अधीर निगाहों के नीचे अपने हाथों में ब्लड लोटस एसेंस को लापरवाही से छेड़ा। फिर उसने सोने के सिक्कों की एक कपड़े की थैली दी। इसे संक्षेप में तौलने के बाद दुकान सहायक ने सिर हिलाया, पैसे स्वीकार किए और अन्य ग्राहकों को सेवा देने के लिए चला गया। अपनी खरीदारी सुरक्षित करने के बाद लिन फेंग निकलने ही वाला था कि स्टोर के प्रवेश द्वार पर अचानक हंगामा मच गया। वाह, यह जियो यिक्सियन है। वह बहुत सुंदर है। सक सक, उसकी कमर बहुत पतली है। बेवकूफ, क्या तुम मरना चाहते हो? किंगशान शहर के आधे से अधिक भाड़े के सैनिकों को जियो यिक्सियन ने बचाया है। अगर कोई तुम्हें उसका अपमान करते हुए सुनता है तो वे तुम्हारी जीभ काट देंगे। लिन फेंग से ज्यादा दूर नहीं, 2 आदमी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। जैसे ही उनमें से एक ने चुलबुली टिप्पणी की, उसके साथी ने तुरंत उसे पीछे खींच लिया और धीमी आवाज में डांटा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ। यह महसूस करते हुए कि कई अमित्र निगाहें पहले से ही उसकी ओर घूम रही थीं, उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। शर्मिंदा होकर उसने अपने दोस्त को जल्दी से उसे दुकान से बाहर खींचने दिया। यह सुनकर लिन फेंग की जिज्ञासा शांत हो गई। आखिरकार जियो यिक्सियन की कमर को पूरे डू क्यूई महाद्वीप में सबसे बढ़िया कहा जाता था, वह निश्चित रूप से दिलचस्पी रखता था। भीड़ के सामने पहुंचते पहुंचते आखिरकार उसे जियो यिक्सियन का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसने हल्के सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और यद्यपि उसकी शक्ल बिल्कुल लुभावनी नहीं थी, फिर भी वह निस्संदेह एक दुर्लभ सुंदरता थी। उसकी शांत मुस्कान एक ताजा, अलौकिक आभा बिखेर रही थी, एक अलौकिक आकर्षण जिसने तुरंत उसके आकर्षण को बढ़ा दिया। लिन फेंग की नजर उसके शरीर पर पड़ी और अंततः उसकी कमर पर टिकी, जो हरे रिबन से बंधी हुई थी। वह नाजुक विलो कमर, जो 1 हाथ की चौड़ाई से अधिक नहीं थी, ने लिन फेंग की पुतलियां आश्चर्य से चमका दीं। उसने जितनी भी महिलाओं को देखा था, उनमें जियो यिक्सियन की कमर सबसे पतली और सबसे नाजुक थी। प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए उसने अचानक अपने बगल में एक दुकान सहायक को हंसते हुए सुना, जियो यिक्सियन हमारे थाउजेंड मेडिसिन हाउस में विशेष रूप से आमंत्रित चिकित्सक है। पूरे किंगशान शहर में ऐसे अनगिनत पुरुष हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं। हर बार जब वह जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला पर जाती है, तो भाड़े के समूह उसके साथ जाने के अवसर के लिए जमकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। उसके साथ यात्रा करने का मौका पाने के लिए उन्होंने अपनी कीमतें भी सबसे कम कर दी हैं। कभी कभी वे बचे हुए स्थानों के लिए लगभग झगड़ने लगते हैं। जैसे ही लिन फेंग ने सफेद पोशाक वाली महिला को घायल मरीजों की देखभाल करते हुए देखा, उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उन्हें स्वीकार करना पड़ा, घायलों का इलाज करते समय जियो यिक्सियन की सौम्य, करुणामयी मुस्कान वास्तव में हृदयस्पर्शी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये आम तौर पर कठोर, युद्धकठोर भाड़े के सैनिक उसके सामने आज्ञाकारी छोटे मेमनों में बदल गए। लेकिन लिन फेंग को पता था कि इस नाजुक दिखने वाली युवा लड़की के पास पूरे डू क्यूई महाद्वीप में सबसे भयानक संविधानों में से एक है, दुखदायी विष शरीर। यह संविधान भयावह भी था और ईर्ष्यालु भी। आखिरकार यदि किसी के पास दुखदायी जहर का शरीर है, तो वह केवल लगातार जहर खाकर डू जोंग दायरे तक पहुंच सकता है, एक ऐसी उपलब्धि जो सामान्य कृषक कभी हासिल नहीं कर सकते। हालांकि डू जोंग तक पहुंचने के बाद ठीक है। लिन फेंग की नजर नाजुक जियो यिक्सियन पर टिकी रही और एक विचार उसके दिमाग में घर कर गया।
यदि वह चाल चल सकता है नहीं, यदि वह उसके साथ दांव साथी बन सकता है। फिर कुछ ही वर्षों में उसके समर्थन के रूप में डू जोंग पावर हाउस होगा। इतने शक्तिशाली समर्थक के साथ भले ही वह ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में प्रवेश कर जाए, फिर भी वह सहजता से आगे बढ़ सकता है। नंबर 7। अध्याय 7 से 7 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में प्रवेश। नंबर 8। अध्याय 8 से 8 गुफा की खोज। नंबर 9। अध्याय 9 से 9 गुफा की पुष्टि करना। नंबर 10। अध्याय 10 से 10 खजाने की खोज। म्यूली को अपना रास्ता रोकते देख लिन फेंग थोड़ा घबरा गए। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के यंग मास्टर की ओर देखने के लिए अपना सिर झुकाते हुए उसने पूछा, यंग मास्टर म्यूली, क्या आपको कुछ चाहिए? मेरा मतलब कोई नुकसान नहीं है। मैंने अभी अभी अपने अधीनस्थों से सुना है कि आपकी साधना प्रतिभा काफी प्रभावशाली है। म्यूली थोड़ा मुस्कुराए, उनका लहजा शांत था और उन्होंने दोस्ताना व्यवहार के साथ पूछा, हे, मैं बस भाग्यशाली था। अपने डुक्यूई चक्रवात को संक्षिप्त करते समय मैं दूसरों की तुलना में कई चक्करों से बच गया। लिन फेंग ने मूली की गर्मजोशी भरी मुस्कान पर एक नजर डाली और उदासीन हंसी के साथ उत्तर दिया। लिन फेंग के चेहरे पर मुस्कान देखकर म्यूली की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई। जब उसने अपने स्वयं के डुक्यूई चक्रवात को संक्षिप्त किया था, तो अंततः सफल होने से पहले वह 2 बार असफल हुआ था। यह सोचकर उसके दिल में लिन फेंग के प्रति हत्या का इरादा थोड़ा और बढ़ गया। हालांकि कई वर्षों तक भाड़े के समूह में प्रशिक्षण लेने के बाद म्यूली ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ते हुए वह मुस्कुराया और कहा, क्या आप वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप में शामिल होने में रुचि रखते हैं? हमारा समूह आपके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए उत्कृष्ट लाभ प्रदान करता है। आखिरकार जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में जीवन हमेशा खतरे में रहता है। आपके लिए लोगों का ध्यान रखना फायदेमंद होगा, है ना? मूली द्वारा उसे भर्ती करने के प्रयास को सुनकर लिन फेंग अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उसकी योग्यता के साथ यूलैन संप्रदाय में शामिल होना भी संभव से अधिक होगा, तो वह कभी भी बिना पृष्ठभूमि, बिना शक्तिशाली विशेषज्ञों और बिना संसाधनों वाले भाड़े के समूह में शामिल होने पर विचार क्यों करेगा? इसके अलावा भले ही उसके पास बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं था, फिर भी वह अंधा नहीं था। मूली ने जिस तरह से उसे पहले देखा था वह स्पष्ट रूप से मैत्रीपूर्ण नहीं था। अपना सिर हिलाते हुए वह मुस्कुराया और कहा, हे, क्षमा करें, मुझे संयमित रहना पसंद नहीं है। मेरी फिलहाल किसी भी सेना में शामिल होने की कोई योजना नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे आपको निराश करना पड़ेगा, यंग मास्टर म्यूली। अरे, यह ठीक है। लिन फेंग के इनकार को सुनकर म्यूली ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया जैसे कि उसे कोई आपत्ति न हो, फिर मुस्कुराया और कहा, यदि आप कभी भी अपना मन बदलते हैं तो मुझे ढूंढने के लिए आपका हमेशा स्वागत है। वुल्फहेड मर्सिनरी ग्रुप के दरवाजे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए हमेशा खुले हैं। माफी की हल्की सी झलक के साथ लिन फेंग एक तरफ हट गए और आगे की सभा में बिखरे हुए लोगों में शामिल हो गए। लिन फेंग को भीड़ में गायब होते देख म्यूली की आंखें सिकुड़ गईं और उनके भीतर एक हल्की ठंडक चमक उठी। जाहिर है, लिन फेंग की बार बार की हरकतों ने इस युवा मास्टर को बहुत नाराज कर दिया था। बच्चे, न केवल तुम जो यिक्सियन के बहुत करीब आ रहे हो, बल्कि तुमने मुझे मना करने का साहस भी किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी भविष्य की क्षमता क्या है। आज रात मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को कभी जीवित न छोड़ो। अपनी मुट्ठियां कसकर भींचते हुए म्यूली की आवाज में अब पहले वाली गर्माहट नहीं रही, बल्कि ठंडक घुल गई। किंगशान शहर में जब से वह बच्चा था,
उससे मिलने वाले हर व्यक्ति को सावधानी से चलना पड़ता था। फिर भी अब लिन फेंग नाम के इस साधारण लड़के ने एक ही दिन में 2 बार उसे अपमानित करने का साहस किया था। वह क्रोधित कैसे नहीं होता। अपना सिर घुमाकर